सो जय जिनेंद्र दोस्तों और दोस्तों के हाल चाल सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी मार्केट में एक प्री ओन कार यानी कि एक सेकेंड हैंड कार मार्केट में अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको क्या कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए एक प्री ओन कार को परचेज करने से पहले। टोटल मैंने इसमें 10-12 पॉइंट्स की एक ऐसी लिस्ट निकाली है जो कि पॉइंट्स, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे अपनी कार को लेते समय तो उम्मीद है कि आप एक अच्छी प्री ओन्ड कार को परचेज कर पाएँ एंड अच्छी डील भी आपको मिल जाए। तो वो क्या कुछ पॉइंट है जिनको आप सबको ध्यान रखना चाहिए कोई भी सेकेंड हैंड कार परचेज करने से पहले। इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कार के डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप कोई भी सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हैं तो ज़रूर आप उस कार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक कार की जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, कार की यूज़र मैनुअल बुक हो गई, कार के जो बिल्स हो गए वो हो गए, और कार की जो भी सर्विस हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कब कब कार की सर्विस हुई है एंड कार का जो आरसी है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर डिमांड कीजिए अपने प्रीवियस वाले बायर से जिससे आप कार को परचेज करने जा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ सर्टिफाइड कार्स आती हैं, जैसे आपने देखा कार्स 24 आ गई या स्पिनी हो गई या फिर मारुति सुजुकी हो गई। वो ना खुद की अपनी प्री ओन कार्स को भी सर्टिफाइड प्री ओन कार्स को सेल कर सकते हैं ना, अपनी खुद की प्री ओन सर्टिफाइड कार्स को ना मार्केट में सेल करते हैं। तो वो कार्स ना काफ़ी अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर डीलर जो आपके लोकल एरियाज में कहीं पे खुली हुई होती है, क्योंकि वो लोग क्या है कार की पूरी डिटेल एक इंस्पेक्शन करते हैं, पूरी कार का चेकअप करते हैं। कोई कार के अगर पार्ट्स में डैमेज और पार्ट्स को वो लोग रिप्लेस भी कर देते हैं। कार के टाइम टू टाइम आपको सर्विस भी उनके पास, कार्स खड़ी होती सर्विस करके हम प्रॉपर आपको वो लोग रिकॉर्ड्स भी प्रोवाइड करके दे देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी नॉर्मल डीलर से लेने की बजाय कार्स को जो सर्टिफाइड प्री ओन कार्स शोरूम सेल करते हैं उनसे भी आप कार को परचेज कर सकते हैं। फिर आता है वारंटीज़ को लेकर। तो ये पॉइंट इंडिया में इतना फेमस नहीं है क्योंकि कुछ बायर्स जो हैं, जो कुछ डीलर्स हैं, वो अपनी कार आपको सेकेंड हैंड कार बेच रहे हैं उस पर वारंटी ऑफर करते हैं। लाइक आपको, अगर आपने किसी भी सेकेंड हैंड डीलर से कार ली, कहेंगे सर आपको अपनी कार पे हम 6 मंथ्स की वारंटी देंगे, आपको हम 12 मंथ्स की वारंटी देंगे। तो कोई अगर डीलरशिप आपको वारंटी ऑफर कर रही है तो ज़रूर आप थोड़े बहुत डीलरशिप को ट्राई कीजिए एंड जो डीलरशिप आपको कार पे वारंटी ऑफर करती हो तो आप कोशिश कीजिए कि उसी से अपनी कार को आप परचेज करें। फिर अगला आता है नेवर बाय अ मॉडिफाइड कार। देखिए, मॉडिफिकेशन से क्या होता है कि लोग जो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस कराते हैं, कहीं ना कार की जो वायरिंग होती है, कार की बॉडी होती है, उस पर टेम्परिंग कर देते हैं। फिर कार को वो सब एसेसरीज को रिमूव करके कार को अगर वो स्टॉक में भी कन्वर्ट करना चाहे ना, तो कार में वो बात नहीं रहती जो कार अपनी जेन्युइन कंडीशन में थी, जो उसमें फील थी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी मॉडिफाइड कार को परचेज ना करें जिसकी वायरिंग के साथ और कार की बॉडी के साथ किसी ने छेड़खानी कर रखी हो। फिर आता है हमारा अवॉइड बाइंग सर्टेन डिसकंटिन्यूड मॉडल्स। ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है अगर आप कोई भी सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हैं। कभी भी आप वो वाली सेकेंड हैंड कार को परचेज ना करें जिसको कंपनी परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर चुकी है। जिस कंपनी के कार का अगर कोई फेसलिफ्ट मॉडल या फेसलिफ्ट वेरिएंट आ चुका है या उससे मिलती जुलती कार कोई कंपनी ने लॉन्च करी है, वो तो आप परचेज कर सकते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में जाके। बट कोई ऐसी कार जो कंपनी ने परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर दी अपने प्रोडक्शन लाइन से, उसको आप परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि उस कार के फिर आपको स्पेयर पार्ट्स को मिलने में काफ़ी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं रीपोजेस्ड कार के बारे में। रीपोजेस्ड कार वो कार होती है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अपनी कार के लिए बैंक से लोन लिया एंड वो पर्सन कुछ टाइम के बाद अगर अपने लोन को रीपे नहीं कर पाया तो बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो उस पर्सन की कार को जब्त कर सकती है। ठीक है, जब तक, और उस कार को बेचकर या अपने पास रखकर जो भी उसकी लोन की रिकवरी कंपनी वो कर लेती है। तो आप कभी भी रीपोजेस्ड कार को परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि इसके ट्रांसफ़र में जो कार के ओनरशिप को ट्रांसफ़र करवाते हैं एंड कार का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना कि आरसी होती है, उसको मिलने में थोड़ी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई भी एचपी वाली कार को ले रहे हैं जिस पे लोन चल रखा है, तो आपसे वही कार परचेज करें जिसका लोन कार का क्लियर हो रखा है एंड उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो हाइपोथिकेशन क्लॉज है वो रिमूव हो रखा है एंड बैंक आपके पास जो एनओसी लेटर है वो जरूर आप चेक कीजिए अगर आप कोई फाइनेंस वाली कार को परचेज करने जा रहे हैं।
फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है रीपेंटेड कार्स को लेकर। आप कोई भी वो कार परचेज मत कीजिए जो आपको कोई भी डीलर रीपेंट करके बेच रहा है, फिर रैप करके बेच रहा है। क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड आया है कि लोग ना कार को रैप करवाते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट उसमें विनिल्स चढ़वाते हैं या कार का कलर चेंज कर लेते हैं, या कोई मेजर एक्सीडेंट होगा कार में, कोई बॉडी डैमेज होगी तो उसके बाद कार को ना लोग रीपेंट करवा लेते हैं या फिर उसको रैपिंग करवा लेते हैं। तो आप अवॉइड कीजिए कोई भी रीपेंटेड कार को या रैप्ड कार को परचेज करने के लिए। फिर आता है कि जब भी आप कोई सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप अपने साथ किसी अपने ट्रस्टेबल मैकेनिक को या फिर किसी अपने फ्रेंड को लेके जाइए जिसको कार के बारे में नॉलेज हो। क्योंकि जो आप कार परचेज करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता नहीं, अगर आपको कार के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है कि किसी भी सेकेंड हैंड कार को कैसे चेक किया जाता है, तो उस केस में आपका जो मैकेनिक फ्रेंड है या फिर कोई और फ्रेंड जिसको कार के बारे में नॉलेज है, वो आपको मतलब कार के बारे में बता सकता है कि भाई ये कार में ये दिक्कत है, ये कार में ये दिक्कत नहीं है, एंड इसको हम लेते हैं तो हमारे लिए क्या है, कार सूटेबल रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ठीक है। फिर आती है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को लेकर। फिर आती है हमारी कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम को लेकर। कोल्ड स्टार्ट बेसिकली वो स्टार्ट होता है कि जब आप अपनी कार को मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम जब आप सेल्फ मार के स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं। तो वो कार की देखा तो एकदम रॉ कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में आप कार को मतलब डीपली समझ सकते हैं कि कार के इंजन से कितनी नॉइज आ रही है, कार आपकी एक बारी में स्टार्ट हो रही है नहीं आ रही, कार की सेल्फ की मोटर में कितनी नॉइज आ रही है, एंड कार जब स्टार्ट हो रही है तो क्या कार जो है मिसिंग लेकर, मतलब ऐसा होता है कि हमने कार को स्टार्ट करी, कार में मतलब खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, या कार स्टार्ट होती बंद हो रही है, या फिर कार पूरी तरह से प्रॉपरली जो इसकी एक्सेलरेशन है वो नहीं पकड़ पा रही है। जैसे जब हम आइडल पे खड़ी करते हैं कार को, जब रेस देते रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं। ठीक है। तो आप कोल्ड स्टार्ट में जरूर कार को चेक कीजिएगा कि कार में कोई नॉइज आ रही है नहीं आ रही है, एंड कार स्टार्ट करने के बाद बंद तो नहीं हो रही अपने आप से। फिर आता है हमारा ऑडोमीटर टेम्परिंग को लेकर। देखिए आज के टाइम में ना जो आप डीलर्स हैं, मैं सभी डीलर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ डीलर ऐसे हैं जो कि कार के ऑडोमीटर को ना रिवर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार किसी डीलर को भेजी है ना, आपने कार को उसको अगर आपने 60,000 किलोमीटर का राउंड यूज़ कर लिया, तो आज के जो हमारे डिजिटल एनवायरनमेंट है उसमें बहुत से ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप कार के रिवर्स ऑडोमीटर को ना रिवर्स कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों की एक वीडियो चल रही है ऑडोमीटर टेम्परिंग को लेकर, जरूर पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर हम इस बारे में और बात करेंगे। Because this car currently has 105,657 miles on the clock. I hope you can see that right there. Okay, so with this tool I'm going to go ahead and change that and show you how simple it is. So we're going to click down to dashboard, click onto OK, click onto Europe or whatever, you know, whatever location your vehicle is from, or the manufacturer should we say. So this is a Porsche, so it's a European vehicle. So we're going to click onto European, and it just takes maybe a minute or so for the database to load, and then it's going to give us a list of all of the manufacturers that it will cover within the European region. One thing I have noticed with this tool is that the Vauxhall and the Ford, they obviously cover European because there's a European Ford and an American Ford, but the Ford and the Vauxhall or Opel are in the American section for some reason. So just to bear that in mind if you are looking to maybe buy this tool for those vehicles. But as I say, just while I'm waiting for this to load, this tool is going to knock everything else out of the water, and I'll tell you because it's a lot cheaper than all of the mainstream or a lot of the other high-end mileage correction tools. So got a list of all the manufacturers here, and we're going to scroll down to Porsche, and we're just going to select Cayenne, which is what we're in, 2010 onwards. So first of all, it tells you to click backup and mileage, so I'm going to click OK to that. You can change from kilometers to miles as well. I'm going to click miles because that's what we're in right now, and it's asking us to do a backup folder here, so we're going to click OK. You can see I've done a few previously, so I'm going to name this 05 communicating, reading data, please be patient. So it's just reading the data from the vehicle. And depending on the vehicle, this can sometimes take 2 or 3 seconds, sometimes it can take a minute. So
So it's just reading the vehicle data so it can save a file. It's a backup file. In case we make a mistake, we can revert back to that backup file, you see. So the file is going to be named 05. Right, so what we've got here is 105.68. Well, this is the backup file. So this says 105.685. So that's what it would revert to if indeed we did need to go for it for the backup. So I'm just going to click OK to that. And now it's asking me please input the mileage of the adjustment. So this is where we can put our mileage in. So I'm going to say that I want the mileage of this tool, this car, to be 76,700. Now it won't get it exact, it will get it within generally about 30 miles, but you can play around with the numbers, you can keep going back and forwards till you get it to exactly where you want it to be. So we click OK to that. One final confirmation, 76,700. I'm going to click OK. I'm going to click communicating. This should all drop off, and then it's come back on, and it says adjustment complete on screen, and it's giving us 76,672. I'll just come away from that a bit. There we go. So it's got us within 28 miles there of what we requested, which is pretty good. But as I say, you could go back into this and you could try it again and just play around with the numbers till you get it exactly where you want it to be. But generally, in most cases, you know, within 20 to 30 miles is going to be generally acceptable. And there we go. And that's adjustment complete. And yeah, that's as easy as it is. Recovery, you can go back and recover your file. So if we wanted to put it back to the original mileage, we click on our saved file, writing data, recovery successful, and it's gone now 105,657. So that is the exact mileage as it was. Recovery successful. Don't worry about these because these are faults on this car which we know about. We're just waiting for an ABS sensor to come for this car, but that's this tool in a nutshell. As I say, I think I've never seen a tool in such compact size for such a good price on the market which does the mileage correction with such ease. I've tried it on other cars like Kias, VWs, Audis, Mercedes, other Porsches as well. I've done it on a 911 and a Boxster. I'm telling you now, this is the best and the easiest mileage correction tool on the market in the world right now. It's a pretty bold statement, but I fully believe it. And no, I'm not selling it personally. I don't have stocks of these in my garage or in my workshop or anything like that. However, I do know where you can buy it, and I'm going to put the link to where you can buy it in the description below this video, and also I'll put the link in the comments box below as well, just to make it easier for you. So thanks for watching, and I hope this has helped you if you are looking for mileage correction tools. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी। तो इस पर्सन ने आप देख सकते हैं कार का जो OBD टूल आता है उसके थ्रू ओडोमीटर को ना कैसे पीछे कर दिया इसने। जो खुद की उसकी डिजायर्ड रीडिंग थी, जो उसने फाइल्स को सेव कर रखा था अपने OBD टूल के अंदर, उसने उसको कार के जो हमारे स्पीडोमीटर उसमें फ्लैश कर दिया, जिस वजह से उसका जो ओडोमीटर है वो पीछे हो गया है। तो अब हम ओडोमीटर को कैसे वेरीफाई करें? देखिए, इसको वेरीफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिससे भी आप कार परचेज कर रहे हैं तो आप ना कार की जो प्रॉपर जो सर्विस हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स मांगिए, क्योंकि सर्विस जब भी आप कार की शोरूम से कराने जाते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि कितने कितने किलोमीटर पे आपकी कार की सर्विस हो रही है। मतलब जो करंट किलोमीटर्स हैं वो कार के सर्विस जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है। तो आप सिर्फ ओडोमीटर को कार के सर्विस हिस्ट्री के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी डीलर से कार को परचेस कर रहे हैं तो आप उसके एक्चुअल ओडोमीटर पे विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि 90% पॉसिबिलिटी यही है कि कहीं ना कहीं डीलर ने ओडोमीटर को जरूर टेम्पर करके उसको पीछे किया ही होगा। फिर आता है हमारा डेट ऑफ मैन्युफैक्चर को वेरीफाई करना। लोगों ने ये बहुत से बार सुना होगा जब आप भी कोई नई कार परचेस करने आता है कि यार कार का एक बार विन नंबर वेरीफाई कर लो, विन नंबर वेरीफाई कर लो। अब विन नंबर का क्या मतलब होता है? व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके थ्रू आप कार की जो डेट, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर उसको आप चेक कर सकते हैं। आप डेट को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक मतलब बहुत सा स्कैम होता है कि बहुत से डीलर्स क्या करते हैं, कार की जो विन नंबर की प्लेट को ही चेंज कर देते हैं।
अपनी कार को थोड़ा लेटेस्ट दिखाने के, जबकि कार जो है थोड़े ओल्डर मॉडल्स की होती है फिर वाली। तो मैं आपके सामने जैसे ना मैंने एक शीट प्रिपेयर कर रखी है Hyundai की कार्स की, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आ रही है। यहाँ पे एक इसके मंथ के कोड्स हैं एक साइड पर, ठीक है, एक साइड पे इसके जो ईयर के कोड्स है वो डिस्प्ले होके आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक विन नंबर देता हूँ Hyundai की कार का। जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे Hyundai का विन नंबर डिस्प्ले होके आ रहा है MALB 352CLM LLM 138395*H, ठीक है। ये आपका टोटल जो है 19 डिजिट का आपका ये है, लगभग ये टोटल 19 डिजिट्स का लेटर्स का आपका ये कार का विन नंबर है किसी पर्टिकुलर Hyundai कार का। अब Hyundai में आप जो उसका ईयर एंड मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने Hyundai की इसमें जो लेटर 10th डिजिट है, इसमें 10th डिजिट आपकी कौन सी आ रही है? 10th डिजिट इसमें आपकी आ रही है L, ठीक है, L आ गया। L इसमें Hyundai के विन नंबर में आपको 10th डिजिट बताएगी कार का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कौन सा है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्क्रीन पे जो इमेज डिस्प्ले होके आ रही है उसमें कुछ ना ईयर्स के अकॉर्डिंग कोडिंग दे रखी है। तो उसमें L आ रहा है सेकेंड नंबर पे, L का मतलब है ईयर 2020, ठीक है। तो मतलब आपकी कार जो है ये 2020 ईयर की मैन्युफैक्चर हुई है। अब अगर हमें मंथ को वेरीफाई करना है तो मंथ हमारा वेरीफाई होगा इसमें स्टार के बाद जो डिजिट होती है उससे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्टार मार्किंग 5 के बाद आ रही है, उसके बाद दे रखा है लेटर H। स्टार के बाद Hyundai के कार्स में जो भी लेटर होगा वो आपको रिप्रेजेंट करके देगा कार का मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर कौन सा है। H देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आ रहा है अपनी, H का मतलब है यहाँ पे अगस्त। तो मतलब ये जो विन नंबर है इसका मतलब है कार आपकी अगस्त मंथ की ईयर 2020 की मैन्युफैक्चरिंग की कार है। तो गाइस हमने ये विन नंबर को डिकोड करके ये समझ लिया कि ये जो Hyundai का पर्टिकुलर आपको विन नंबर दिखाया था मैंने, इसमें कार आपकी ईयर 2020 है एंड कार का जो मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर है वो है आपका अगस्त का। तो आप भी जब भी कोई भी कार लेने जा रहे हैं, प्री ओन कार लेने जा रहे हैं, फिर न्यू कार लेने भी जा रहे हैं, तो कार का विन नंबर जरूर आप पहले वेरीफाई कीजिएगा ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। फिर आता है आपका टेस्ट ड्राइव को लेकर। ऑब्वियसली बात है भाई, जब भी आप कोई सेकेंड हैंड कार लेने जा रहे हैं तो आप उसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे जरूर। एंड टेस्ट ड्राइव लेते हुए आप जरूर ये ध्यान रखिए कि कार के जो इंटीरियर उसमें क्या कुछ ही वाइब्रेट कर रही है, क्या वाइब्रेट नहीं कर रही है। कार के जो ऑडियो सिस्टम्स हैं, कार की जो लाइट्स हैं, लाइक इसकी जो रूफ लाइट्स होती हैं, कार के हेडलाइट्स हो गए, कार का स्पीडोमीटर की जो फंक्शनैलिटीज़ हो गई, कार की जो टच स्क्रीन सिस्टम्स हो गए, इन सबको जरूर आप चेक कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे डुप्लीकेट कीज़ को लेकर देखिए, जब भी आपको न्यू कार लेते हैं तो साथ में टोटल आपको ना उसके एक पेयर ऑफ कीज़ मिलती है। एक होती है कि प्राइमरी की, दूसरी होती है डुप्लीकेट की। तो आप जब भी कोई सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हैं तो आप अपने डीलर को इंसिस्ट कीजिए कि आपको कार की जो दोनों कीज़ हैं वो जो आपको जरूर प्रोवाइड करके दे। फिर लास्ट में बात करते हैं हम ट्रैफिक चालान को लेकर। कार पे अगर कोई भी ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो जरूर वो क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी डीलर से कार को परचेज कर रहे हैं तो पहले आप कार का जो व्हीकल नंबर है उसको चेक लेकर, जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, रिस्पेक्टिव RTO की वेबसाइट जो होती है ट्रैफिक पुलिस की, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कार के अगेंस्ट कोई भी ट्रैफिक चालान कोई पेंडिंग है या नहीं है। अगर इनके कुछ चालान आपको पेंडिंग दिखता है तो जरूर अपने डीलर को इंसिस्ट कीजिए कि भैया पहले आप इस चालान को मुझे क्लियर करवा के दीजिए, उसके बाद ही मैं आपकी कार को परचेज करूँगा। गाइस टोटल यही मैंने 4 पॉइंट्स आप सभी के लिए निकाल के रखे थे कि किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी सेकेंड हैंड कार या प्री ओन कार मार्केट से परचेज करने जा रहे हैं तो गाइस ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल तुषीर जैन के साथ। जय जिनेन्द्र।